नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस बुलेटिन का, जिसका नाम है 1 मिनट 1 खबर। सबसे पहले बांग्लादेश की बात करेंगे। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा और हिंदू युवक दीपू दास की निर्मम हत्या के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने एक और हिंदू समुदाय के युवक की हत्या कर दी है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा का एक और गंभीर मामला सामने आया है, जहां इस्लामी कट्टरपंथियों ने रंगपुर जिले में 18 वर्षीय कामदेव दास की हत्या कर दी। स्थानीय लोगों के अनुसार कामदेव गुरुवार 25 दिसंबर 2025 से लापता था। उसके पिता ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। 27 दिसंबर को गांव के कुछ लोगों ने एक तालाब में शव तैरता हुआ देखा। उसकी पहचान कामदेव दास के रूप में की गई। पहले भी कई मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं और स्थानीय हिंदू परिवारों में भय का माहौल बना हुआ है। ये घटनाक्रम बांग्लादेश में धार्मिक और जातीय हिंसा की बढ़ती घटनाओं की याद दिलाता है और ये सवाल खड़ा करता है कि समुदायों की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही को कैसे सुनिश्चित किया जाए। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश के ताजा हालातों और भारत के आंतरिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की है, तो वहीं दूसरी ओर भारत सरकार के पड़ोसी मुल्क से रिश्ते सुधारने के प्रयासों का समर्थन भी किया। हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए देश के भीतर हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर भी सवाल उठाए। हैदराबाद में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल के साथ हुई दुखद घटनाओं पर गहरा दुख जताया। ओवैसी ने कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले उनके अपने संवैधानिक जनादेश के खिलाफ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार वहां रहने वाले 2 करोड़ गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। ओवैसी ने आगाह किया कि बांग्लादेश में चीन और आईएसआई जैसी भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। ऐसे में वहां स्थिरता भारत की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ ओवैसी ने देश के भीतर कानून व्यवस्था पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने ओडिशा में बंगाल के मजदूर की हत्या और देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत का जिक्र किया है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि जब बहुसंख्यक राजनीति हावी होती है और कानून का राज टूटता है तो ऐसी लीचिंग की घटनाएं बढ़ती हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार को न केवल बाहर बल्कि देश के भीतर भी नफरती अपराधों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना चाहिए। हैदराबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने हिंदू स्वयंसेवक संघ के वैश्विक प्रयासों की सराहना करते हुए भारत को विश्वगुरु बनाने का मंत्र दिया है। भागवत ने स्पष्ट कहा कि विश्वगुरु का पद केवल बातों से नहीं बल्कि कठिन परिश्रम और चरित्र निर्माण से प्राप्त होता है। उन्होंने जोर दिया कि संघ का मूल कार्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के भविष्य के रोड मैप और वैश्विक लक्ष्यों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि चाहे भारत हो या विदेशों में सक्रिय हिंदू स्वयंसेवक संघ, सबका लक्ष्य पूरे हिंदू समाज को संगठित करना है। उन्होंने बताया कि संघ ऐसे लोग तैयार करता है जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर परिवर्तन की लहर पैदा करते हैं। भागवत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संघ को अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए किसी बाहरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लक्ष्य केवल इतना है कि हमारा समाज, परिवार और व्यक्ति इतने सक्षम और नीतिवान बने कि पूरी दुनिया को ज्ञान और नैतिकता के पथ पर आगे बढ़ने की दिशा दिखा सके। आज समाज में संघ के प्रति बढ़ता विश्वास इसे निरंतर सेवा और तपस्या का परिणाम है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा और उत्पीड़न के विरोध में काशी में प्रदर्शन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुरुधाम चौराहे पर जमकर विरोध किया है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा और हत्याओं के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल काशी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया और भारत सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि कट्टरपंथी तत्वों द्वारा धार्मिक पहचान के आधार पर हिंसा की जा रही है और प्रशासन हालात पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पा रहा।
बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ हो रही अत्याचार और उनकी हत्याएं, लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, अब तक 88 घटनाएं बांग्लादेश में हो चुकी हैं, जिसमें हजारों निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं, उनका घर लूटा जा चुका है, कई लड़कियों बहनों की इज्जतें लूटी जा चुकी हैं। उसके विरोध में अभी हाल में ही आप देखेंगे दीपू दास को जिंदा पेड़ से जलाकर टांग करके जला दिया गया। यह पूरे देश के अंदर हिंदुओं के लिए शर्मनाक बात है, जिसका विरोध पूरे भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल कर रहा है। उसी क्रम में आज हम सब यहाँ पुतला दहन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्रीय शांति और भारत की सुरक्षा पर भी इसके दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप आवश्यक है। गुरुधाम चौराहे पर एकत्रित कार्यकर्ता बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला लेकर जुलूस के रूप में चेतमणि चौराहे तक पहुंचे, जहां पुतला दहन किया गया और इस दौरान प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। जयपुर में घने कोहरे के कारण उड़ानों के डाइवर्ट होने का सिलसिला जारी है, लेकिन जयपुर में एयरपोर्ट पर उस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब एयर इंडिया की एक फ्लाइट में यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। मुंबई से अमृतसर जा रही इस फ्लाइट को जयपुर में लैंड कराया गया था, लेकिन जब यात्रियों को पता चला कि विमान उन्हें अमृतसर ले जाने की बजाय वापस मुंबई ले जा रहा है, तो उन्होंने विमान के भीतर ही हंगामा शुरू कर दिया। राजस्थान के जयपुर में एयरपोर्ट पर उस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब एयर इंडिया की एक फ्लाइट पे यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल मुंबई से अमृतसर जा रही इस फ्लाइट को जयपुर में लैंड कराया गया था, लेकिन सब यात्रियों को पता चला कि विमान उन्हें अमृतसर ले जाने के बजाय वापस मुंबई ले जाया जा रहा है, तो उन्होंने विमान के भीतर ही हंगामा शुरू कर दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या A12728 ने सुबह मुंबई से अमृतसर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन खराब विजिबिलिटी के चलते इसे जयपुर की ओर मोड़ दिया गया था। यात्री घंटों इंतजार करते रहे कि मौसम साफ होगा और वो अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, लेकिन एयर इंडिया प्रबंधन के एक फैसले ने आग में घी डालने का काम किया। मैनेजमेंट ने फ्लाइट को वापस मुंबई भेजने का फरमान सुना दिया, जिसके बाद विमान के भीतर ही यात्रियों ने मोर्चा खोल दिया। करीब 3 घंटे तक विमान के अंदर अफरा तफरी का माहौल रहा। यात्रियों का आरोप है कि उन्हें ना तो समय पर जानकारी दी गई और न ही पानी या नाश्ते की कोई सुविधा मिली। हंगामे के वायरल वीडियो ने साफ दिखाता है कि कैसे लोग स्टाफ से सवाल जवाब कर रहे हैं। वहीं इस पूरे विवाद के चलते अन्य उड़ानों के संचालन पर भी इसका असर देखने को मिला है। रोहतासगढ़ रोपवे परियोजना में हुए हादसे के बाद जांच तेज कर दी गई है। शनिवार देर शाम IIT पटना की तकनीकी जांच टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का आकलन किया। हादसे के बाद रोपवे संचालन को अगली सूचना तक रोक दिया गया है। बिहार के रोहतासगढ़ रोपवे परियोजना में हुए हादसे के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। शनिवार देर शाम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के अधिकारियों की एक तकनीकी टीम रोपवे निर्माण स्थल पर पहुंची और मौके का निरीक्षण किया। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की ओर से जारी ये हादसा रोपवे के ट्रायल के दौरान हुआ। निगम का कहना है कि ट्रायल के समय रोपवे की क्षमता बढ़ाने का कार्य किया जा रहा था और इसी दौरान वायर स्लिप हो गया, जिससे पहाड़ी पर स्थित अपर टर्मिनल स्टेशन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। ये जो गड़ाई हुआ ना, तो ये पिलर मजबूती नहीं हुआ, उसके कारण गिर गया। अगर मजबूती रहता तो ये काम नहीं होता। हालांकि ट्रायल के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। घटना को गंभीरता से लेते हुए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। इस समिति को 24 घंटे के भीतर जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। झूला में जो पाया गड़ा है, पाया के ना अंदर में ऊपर कोई न ढलैया बा न कुछ बा, सामने देखत यार जांच करे की चीज बा, देखे की चीज बा। हमने के नजर में वही बा कि भाई कमजोरी भइल बा, कमजोरी चलते गिरल। छतरपुर के रहने वाले मोनू पाठक ने दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल करके पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। करीब 250 प्रतिभागियों के बीच मोनू ने अपनी बॉडी और फिटनेस से जजों का दिल जीत लिया। उनकी इस जीत के पीछे 8 साल की कड़ी मेहनत और अनुशासन छिपा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर के मोनू पाठक ने अपनी कड़ी मेहनत से एक नई मिसाल पेश की है। मोनू पाठक ने दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल करके पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है।
बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में मोनू ने देश भर में करीब 250 बॉडी बिल्डर्स के बीच अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए 3 अलग अलग श्रेणियों में तीसरा स्थान हासिल किया है। अपनी सफलता पर मोनू पाठक ने बताया कि ये उनके पिछले 7 से 8 वर्षों के निरंतर संघर्ष और अनुशासन का परिणाम है। वहीं मोनू अब यही नहीं रुकना चाहते। उनका अगला लक्ष्य मिस्टर एशिया और मिस्टर वर्ल्ड जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीत कर देश और छतरपुर का मान बढ़ाना है। वाराणसी पुलिस को नशे के सौदारों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कोडीन कफ सिरप की तस्करी करने वाले एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है जिसका जाल उत्तर प्रदेश से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ था। ये शातिर अपराधी फर्जी मेडिकल फार्म और शेल कंपनियों के जरिए नशीली दवाओं की तस्करी कर रहे थे और हवाला के जरिए करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दे रहे थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट की वरुणा जोन टीम ने नशे के एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नेक्सस को तोड़ा है जो दवा की आड़ में मौत का सामान बेच रहा था। दरअसल पुलिस ने कोडीन कफ सिरप की तस्करी करने वाले एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है जिसका जाल उत्तर प्रदेश से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ था। वहीं पुलिस ने सारनाथ और रोहिंग्या क्षेत्र से 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर अपराधी फर्जी मेडिकल फॉर्म और शेल कंपनियों के जरिए नशीली दवाओं की तस्करी कर रहे थे और हवाला के जरिए करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दे रहे थे। हैरानी की बात यह है कि कफ सिरप बांग्लादेश की सीमा पार भेजकर असली कीमत से 10 गुना ज्यादा दामों पर बेची जाती थी। इस अवैध धंधे में हुई कमाई को ठिकाने लगाने के लिए हवाला और RTGS के जरिए कई अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता था। जी आज देखिए हमारे यहाँ वरुणा जोन में अवैध कफ सिरप की तस्करी से रिलेटेड 2 केसेस लिखे गए थे। एक थाना रोहनिया में और एक थाना सारनाथ में। दोनों में ही जो मोडस ऑपरेंडाई है वो एक ही तरीके का यूज किया गया था। जो रोहनिया का केस है उसमें हमने 3 लोगों की गिरफ्तारी करी है और जो सारनाथ का केस है उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोहरे और भारी मात्रा में नशीली सिरप बरामद किए हैं। अब तक की जांच में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन की पुष्टि हुई है जिसके बाद पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने एक बार फिर से फर्जी IPS का भंडाफोड़ किया है। खुद को DSP बन लोगों को दरोगा बनाने का झांसा देकर लाखों की ठगी बड़ी आसानी से ये करता था। बिहार के बेगूसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी करने वाले करण कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लंबे समय से प्रयास कर रही थी। गिरफ्तार आरोपी करण कुमार रिफाइनरी थाना क्षेत्र गांव का रहने वाला है। आरोप है कि करण कुमार खुद को कभी SI तो कभी DSP बताकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। वो अपने आप को औरंगाबाद जिले में पोस्टेड अधिकारी बताता था। अभिषेक कुमार ने बताया कि यात्रा के दौरान एक लाइन होटल पर उसकी मुलाकात करण कुमार से हुई थी। उस समय करण कुमार दरोगा की वर्दी में बाइक पर सवार था। बातचीत के दौरान आरोपी ने बेरोजगारी का फायदा उठाते हुए दरोगा बहाली में चयन का झांसा दिया और धीरे धीरे बड़ी रकम वसूल ली। नारायण महतो उनके द्वारा दरोगा भर्ती कराने के नाम पर 19,40,000 रुपया उनसे रकम ले लिया गया और ये चेक के माध्यम से लिया गया विभिन्न माध्यमों से। और खुद को अपने आप को जो है फर्जी पहले दरोगा के रूप में बताते थे और बाद में जो है उन्होंने कहा कि मैं फर्जी मतलब DSP के रूप में चयन हो गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी ने और भी कई लोगों के साथ इसी तरह की ठगी को अंजाम दिया होगा।